Assalamu alaikum students. Hope so you people are fine. Welcome to your physics lecture of class 10th. Today our topic is refraction of light from unit number 12, that is geometrical optics. Now students, let's start from the definition of refraction of light. That is, the refraction is the phenomenon that when the light travels from one medium to another medium, then it changes its direction. स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक ऐसा फिनोमिना है कि जब आप लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करवाना चाहते हैं तो जैसे ही वो दूसरे मीडियम में इंटर होती है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। बेसिकली रिफ्रैक्ट हो जाना, चेंज हो जाना। जैसे ही लाइट अपना मीडियम चेंज करेगी वो अपनी डायरेक्शन भी उसके साथ चेंज कर लेगी। रिफ्रैक्शन के फिनोमिना को डिस्कस करने के लिए जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिया है वो ऑब्जेक्ट है ग्लास, डेट इज़ द ट्रांसपेरेंट। तो ये एज अ मीडियम बिहेव करेगा। अब यहाँ पे दो मीडियम है, एक मीडियम इसका ट्रांसपेरेंट ग्लास है और दूसरा मीडियम जहाँ से हम लाइट रे इस पर स्ट्राइक करवाएंगे, मींस के एयर। तो जब लाइट फॉल करेंगे, जब लाइट स्ट्राइक करेंगे इस ट्रांसपेरेंट ग्लास पे, तो कुछ लाइट अब्जॉर्ब हो जाती है और कुछ रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। अब्जॉर्ब होने का मतलब है कि लाइट ट्रांसमिट हो जाती है दूसरे मीडियम की तरफ। तो लाइट एक अलग बिहेवियर जो है उसको फॉलो करती है एज़ कम्पेयर टू रिफ्लेक्शन, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है। इस चेंजिंग को, जो उसका मीडियम चेंज होता है, इस चेंजिंग के फिनोमिना को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो अब जैसे कि आपको फिगर में भी नज़र आ रहा है कि जब आपने टॉर्च की लाइट इस पर फॉल करवाई, जो इंसिडेंट पॉइंट है, अब वहाँ से कुछ अमाउंट ऑफ लाइट जो वो रिफ्लेक्ट होगी और कुछ जो वो ट्रांसमिट होगी दूसरे मीडियम में। अब दूसरा मीडियम यहाँ पे हमारे पास ग्लास स्लैब है जो एक पर्टिकुलर थिकनेस का होता है। स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्शन को समझने के लिए एक एग्जांपल यहाँ पे ग्लास के लिए है। अब ये ग्लास वाटर के साथ फिल है। जैसे ही आप इसमें पेंसिल को डिप करते हो तो आप देखते हो कि जिस पॉइंट पे वो अपना मीडियम चेंज करता है, मींस के एयर से वाटर मीडियम में आता है, तो वो इंटरफेस पॉइंट पे आपको लगता है कि पेंसिल टूटी हुई है, बेसिकली वो बेंड होती है। तो इंटरफेस पॉइंट पे आप वो पेंसिल जाके अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज करती है, बिल्कुल स्ट्रेट जो आगे मूव नहीं करती। तो आपको ऐसा लगता है कि ये पेंसिल टूटी हुई है। बेसिकली ये भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ही की वजह से होता है। सबसे पहले रिफ्रैक्शन के फिनोमिनन को समझने के लिए ये देखते हैं कि डायरेक्शन क्यों चेंज होती है जब बॉडी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मूव करती है। लाइट, स्पीड ऑफ लाइट है, या अब ये जैसे पेंसिल की आपने जो है वो एग्जांपल देखी, तो बेसिकली ये डायरेक्शन चेंज क्यों होती है। स्टूडेंट्स, अगर आपसे कोई ये बोले कि आपने ग्राउंड पे दौड़ लगानी है तो आप अच्छी खासी स्पीड के साथ भाग सकते हो, लेकिन अगर आपसे ये बोले कि आप सेम स्पीड के साथ, जिस स्पीड के साथ आप ग्राउंड पे भाग रहे थे उसी स्पीड के साथ आपने वाटर में भी भागना है, तो आप नहीं भाग सकोगे। क्योंकि जब आप पानी में दौड़ेंगे तो पानी आपको रोकने की कोशिश करेगा, बिकॉज वाटर इज़ मच मोर डेंस एज़ कम्पेयर टू योर नॉर्मल एटमॉस्फेयर। तो वाटर में वेलोसिटी मेंटेन नहीं हो सकती जिस वेलोसिटी के साथ आप नॉर्मल एटमॉस्फेयर में मूव कर सकते हो, मींस हाई स्पीड के साथ अगर आप उसमें मूव कर सकते हो। तो जब वेलोसिटी मेंटेन नहीं होगी तो उसकी वजह से आप बिल्कुल एक स्ट्रेट डायरेक्शन के साथ स्पीड भी नहीं लगा सकते जिस डायरेक्शन के साथ आप नॉर्मल एटमॉस्फेयर में लगा सकते हो, क्योंकि उसमें तो आप बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे होते हो। बट अगर वेलोसिटी चेंज होगी वाटर में तो आप बिल्कुल स्ट्रेट मूव नहीं कर पाओगे। आपकी बॉडी लेफ़्ट राइट शिफ्ट हो जाएगी वाटर में और आप अपनी बिल्कुल स्पीड जो है उसको भी मेंटेन नहीं कर पाओगे और अपनी डायरेक्शन भी मेंटेन नहीं कर पाते। तो स्टूडेंट्स, सेम इसी तरह लाइट भी रिएक्ट करेगी। अगर लाइट रे ट्रैवल करेगी नॉर्मल एटमॉस्फेयर में जो कि मीडियम एयर होता है, उस एयर के मीडियम में जैसे ही लाइट ट्रैवल करेगी तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। सिमिलरली अगर लाइट को पानी में स्ट्राइक करेंगे तो उसकी वेलोसिटी, मींस कि उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी, स्पीड लेस हो जाएगी, जिसकी वजह से उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है इंटरफेस पॉइंट पे, जैसे ही वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है। तो स्टूडेंट्स, ये बात तो कंफर्म हो गई कि जब लाइट रे मीडियम चेंज करेगी तो उस टाइम जो है उसकी स्पीड डिक्रीज़ हो जाएगी।
जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो वाटर में 225 × 10⁻³ किलोमीटर सेकेंड्स होती है और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास में 200 × 10⁻³ किलोमीटर सेकेंड्स। तो स्टूडेंट्स, लाइट चेंज करेगी डायरेक्शन अपनी जब वो स्पीड चेंज करेगी, और स्पीड तब ही चेंज होती है जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ मूव करती है। तो लाइट के केस में हमारे पास दो मीडियम थे। नंबर 1 मीडियम इज़ एयर एंड द अदर इज़ ग्लास। जो एयर का मीडियम था वो रेयर मीडियम है और जो ग्लास का मीडियम है वो डेंसर मीडियम है, क्योंकि ग्लास की डेंसिटी हायर है एज़ कम्पेयर टू एयर। तो जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ मूव करेगी तो इंटरफेस पॉइंट पे लाइट बेंड हो जाएगी। लाइट बेंड होने की बेसिक वजह स्पीड ऑफ लाइट है। लाइट की स्पीड एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, जबकि लाइट की स्पीड ग्लास में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो बेसिक डिफरेंस तो यही है कि स्पीड डिक्रीज़ हो जाती है जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ लाइट मूव करे। अब जब लाइट इंसिडेंट रे होगी और वो एक पॉइंट पे, जिसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहेंगे, वहाँ से वो बेंड होना शुरू हो जाएगी और वो इंटरफेस पॉइंट है नेक्स्ट मीडियम का। तो इंसिडेंट पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रा करेंगे जो कि परपेंडिकुलर होगा इस रे के, और ये नॉर्मल रे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये नॉर्मल रे इंसिडेंट रे के साथ एंगल बनाएगी और उस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंट कहेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंट वो एंगल है जिस एंगल से लाइट जो है वो आ रही होगी, इंसिडेंट हो रही होगी। और सेम इसी तरह जिस पॉइंट पे वो बेंड होगी, बेंड होने के बाद वो फिर जो है एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ, और जो बेंड हुई है रे उसको रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे। तो नॉर्मल रिफ्रैक्टेड रे के साथ जो एंगल बनाएगी उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे। और स्टूडेंट्स, जब इंसिडेंट रे जो कि रेयर मीडियम से आती है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे टच करेगी और फिर बेंड हो जाएगी, और बेंड टूवर्ड्स दी नॉर्मल होगी जो कि परपेंडिकुलर इन रेज का। तो जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में मूव करेगी तो टूवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड होगी। और अगर इसी मीडियम को हम इंटरचेंज कर लें, मीन्स रिवर्स कर लें, अगर हम लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ मूव करवाएं तो जैसे ही लाइट जो इंटरफेस पॉइंट को टच करेगी उसके बाद वो लाइट अवे फ्रॉम दी नॉर्मल मूव करेगी, मीन्स के नॉर्मल रे से दूर मूव करेगी। बट अगर रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ मूव करें तो टूवर्ड्स दी नॉर्मल बिहेव करेगी। और जैसे ही वो डेंसर से रेयर की तरफ मूव करेगी, क्योंकि रेयर में तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू डेंसर मीडियम, तो वो सेम उसी स्पीड के साथ मूव करेगी जो स्पीड ऑफ एयर होती है, डैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर लाइट को रेयर से डेंसर में मूव करवाना है तो टूवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड होगी, और अगर डेंसर से रेयर की तरफ मूव करवाना है तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल लाइट जो है वो बेंड होगी। नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ नंबर 1 इज द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। लॉ नंबर 2 इज द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज I, to the sign of the angle of refraction, that is small r, is always constant. रिफ्रैक्शन के फर्स्ट लॉ में है इंसिडेंट रे वो रे है जिसको हमने ग्लास स्लैब पे स्ट्राइक करवाया था जो रेयर मीडियम में थी, और रिफ्रैक्टेड रे जब वो ग्लास स्लैब से टकरा के बेंड हुई वो रिफ्रैक्टेड रे थी, और जो इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे, दैट इज़ कॉल्ड नॉर्मल रे। ये तीनों रेस जो हैं वो सेम प्लेन पे लाए होनी चाहिए। जबकि रिफ्रैक्शन का सेकेंड लॉ है कि जो रेशो है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट का टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो कांस्टेंट होना चाहिए। बेसिकली जो साइन I ओवर साइन R है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है स्पीड ऑफ लाइट इन अ एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। तो ये कांस्टेंट होना चाहिए, मीन्स के जो रेशो है साइन ऑफ एंगल ऑफ I की टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे वो कांस्टेंट होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब जैसे जो रिफ्रैक्शन का फिनोमिनन था उसमें इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे बनता है जो कि परपेंडिकुलर ऑफ दीज रेज, तो ये तीनों रेज जो हैं वो सेम प्लेन पे, और प्लेन आपको ग्रीन शेड में आपको नज़र आ रहा है,
विच इज़ द पेयर ऑफ टू मीडियम्स दैट इज़ एयर एंड ग्लास। तो सेम प्लेन पे लाई कर रही हैं तीनों रेज। सो दिस इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन दैट द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। Second law of refraction is also known as Snell's law, that is sin I over sin r equals to constant। तो स्टूडेंट्स स्नेल ने हमें ये कॉन्सेप्ट दिया कि जितना मर्जी एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाओ एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड भी उतना ही बढ़ता चला जाएगा। अब जैसे रे 1 है जो कि इंसिडेंट रे है, उसको आपने लेट सपोज के 30 डिग्री से इंसिडेंट करवाया उस ग्लास स्लैब पे, तो जो रिफ्रैक्टेड रे है उसने एंगल बनाया 19 डिग्री का। और अगर हमने फार्मूला में पुट किया साइन आई ओवर साइन आर दैट इज़ द रेशो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशो ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो जब हमने वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास आंसर 1.5 आया। और नेक्स्ट इंसिडेंट रे का एंगल इंक्रीज़ किया दैट इज़ 45 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड भी 28 डिग्री हुआ। और इसका जो स्नेल्स लॉ में साइन आई ओवर साइन आर पुट किया तो हमारे पास 1.5 आंसर आया। सेम इसी तरह थर्ड इंसिडेंट रे में एंगल उससे भी ज़्यादा इंक्रीज़ किया डेट इज़ 60 डिग्री और रिफ्रैक्टेड एंगल हमारे पास 35 डिग्री आया। और हमारे पास जो इसका आंसर जब हमने उस रेशो में पुट किया डेट इज़ दी साइन आई ओवर साइन आर, तो हमारे पास 1.5 आंसर दिया। तो आप देखें कि हमारे पास जो रेशोज़ हैं वो सेम आई है 1.5 फॉर ऑल दीज थ्री रेज ऑफ डिफरेंट एंगल। तो स्नेल्स लॉ ने बेसिकली हमें यही बताया कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इन दोनों के रेशोज़ जो हैं वो कांस्टेंट होंगे। तो कांस्टेंट का मीनिंग ये है कि यहाँ पे सेम जो उनकी रेशो आएगी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट को चाहे जितना मर्जी बढ़ा लो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी साथ के साथ बढ़ता चला जाएगा। बट अगर आप मीडियम को इंटरचेंज करते हो, अगर आप लाइट को डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में मूव करवाना चाहते हो, तो फिर क्या होता है कि जो बेंडिंग रे है वो बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जिसकी वजह से जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो स्टूडेंट्स, अगर तो मीडियम कांस्टेंट है या आपने फिक्स्ड किया है मीडियम, रेयर से डेंसर में ही लाइट रे को मूव करवाना है, तो इस फिक्स मीडियम के लिए जो हमारे पास है स्नेल्स लॉ डेट इज़ रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू दी साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये कांस्टेंट रहेगा अगर तो मीडियम फिक्स्ड है। अगर मीडियम को रिवर्स करते हो या चेंज करते हो तो उसके लिए ये कांस्टेंट